अध्याय 211। हर बार जब आप किसी सपने में प्रवेश करते हैं तो यह आपके लिए एक नया जीवन होता है। नक्शा और अक्षर लोड हो रहा है। चयन की पुष्टि हो गई। इस सपने की प्रतिभा गुड फॉर्चून अवॉइडेंस कोड, भविष्यवाणी के माध्यम से अच्छे संकेतों की तलाश करना और आपदाओं से बचना। केवल बड़े भाग्य वाले लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। सुनहरी रोशनी शानदार ढंग से चमकी। ये यू को उत्साह में तुरंत उछाल महसूस हुआ। सचमुच भाग्य जुटाना उपयोगी है। बिना किसी अनुकरण के इतने लंबे समय के बाद तुरंत इस तरह के आश्चर्य से स्वागत किया जाना, विशेषकर वह एक पंक्ति, केवल बड़े भाग्य वाले लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसने सचमुच मेरे मन को छू लिया। मैं पिछले 2 दिनों से काफी समय से सम्राट हूँ। शीर्षक परिवर्तन को समायोजित होने में कुछ समय लग रहा है। अगले सेकंड में एक जबरदस्त शोषण बल आया। 0 वर्ष का लोमड़ी दानव ये यू का जन्म दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप के एक जंगल में हुआ था। अभी अभी अपनी आंखें खोली, उसने रात के आकाश को भोर के बादलों से टिमटिमाते देखा। दूर तक भयंकर युद्धों की आवाजें गूंज उठी। रुको, एक लोमड़ी दानव। इस बार मुझे मानव रूप भी नहीं मिला, लेकिन ये ठीक है, इसे एक राक्षस होने दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा जन्म युद्ध के मैदान के किनारे क्यों हुआ। अगले सेकंड में जमीन अचानक कांप उठी। स्पष्ट रूप से ये लड़ाई का अगला झटका था। ये यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लानत है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रतिभा ने पहले ही मेरी सारी किस्मत खत्म कर दी हो। जन्म के तुरंत बाद किसी युद्ध के परिणाम से हिलकर मर जाने की यह स्थिति उसके लिए कोई नई बात नहीं है। 0 वर्ष की उम्र, पूरी तरह से शक्तिहीन, सबसे कमजोर क्षण में कोई भी खतरा आसानी से सपने को चकनाचूर कर सकता है। लानत है, मुझे इस विनाशकारी शुरुआत का क्या करना चाहिए। जैसे ये यू सोच रहा था, उसकी आंखों के सामने 2 छायादार बांस की पर्चियां कहीं से प्रकट हुई। ये यू का दिल खुशी से उछल पड़ा। सही, मेरे पास अभी भी गुड फॉर्चून अवॉइडेंस की प्रतिभा है। शायद मैं इस संकट से उबर सकूं। ये यू ने तुरंत आगे देखने के लिए अपना सिर उठाया। मध्यम शगुन, जोर से रो, शायद कोई घातक दानव बचाव के लिए आएगा। अब शगुन, कुछ मत करो, निश्चित मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। ये यू के होंठ हल्के से हिले। सबसे अच्छा विकल्प मध्यम शगुन था। शायद ये सचमुच बहुत ज्यादा है। हालांकि ये यू बेकार बैठना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जोर जोर से रोना मुझे चरित्र से थोड़ा हटकर लगा, इसलिए ये यू ने समझौता करने का विकल्प चुना, यानी जोर जोर से चिल्लाना। ये पता चला कि केवल वही जीत सकते हैं जो लड़ने की हिम्मत रखते हैं। ये यू के निरंतर प्रयासों से बस थोड़ी ही देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर्षित हो गया। वह सावधानी से दूर की ओर देखते हुए ये यू के पास पहुंचा। फिर उसने ये यू को उठाया और वहां से चला गया। 3 साल का ये यू धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने पीछे लोमड़ी की पूंछ रखने का आदी हो गया। जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे बचाया वह जूशी नाम का एक भेड़िया दानव था। उनका दिल अच्छा था, उसने ये यू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। 8 साल की जूशी ने ये यू को ये कहते हुए छोड़ दिया कि उसे कुछ करना है। वह 2 साल में वापस आ सकता है या शायद नहीं भी। उसके जीवन रक्षक को देख रहे हैं। ये यू को काफी उदासी महसूस हुई। वह अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने लिए एक भाग्य चमकाने में करना चाहता था, ये देखने के लिए कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सका। प्रतिभा केवल ये यू के लिए उपयोगी थी और दूसरों के भाग्य को चमका नहीं सकती थी। इसलिए ये यू अपने दिल में केवल अपने अच्छे भाग्य की आशा कर सकता था। वह पहले ही दक्षिणी बर्बर महाद्वीप पर काफी समय बिता चुका था। उसने बहुत सी चीजें देखी थी। दक्षिणी बर्बर महाद्वीप राक्षस जाति का संसार था। यहाँ सही या गलत की परवाह किए बिना ताकत सर्वोपरि थी। सर्वत्र हत्याएं व्याप्त थीं। किसी का क्षेत्र छोड़ना स्वाभाविक रूप से असुरक्षित है, लेकिन ये यू वास्तव में जूशी को मना नहीं सका। वह इसे केवल ऐसे ही रहने दे सकता था। 11 साल की ये यू ने यहाँ 3 साल तक इंतजार किया था। उसने अभी भी जूशी की वापसी का इंतजार नहीं किया था। ये यू को बहुत दुख हुआ, लेकिन ये बिल्कुल व्यर्थ था। 16 साल की उम्र में ये यू ने भाग्य चमकाने के लिए गुड फॉर्चून अवॉइडेंस का इस्तेमाल किया। इस सपने में ये पहली बार था जब उसने कोई श्रेष्ठ शगुन देखा। पूर्व की ओर यात्रा करें, आपकी मुलाकात एक व्यक्ति से हो सकती है। पर्ची पर दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद ये यू ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत पूर्व की ओर चल दिया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने पैदल चलना चुना। वास्तव में वह राक्षस जाति के शरीर का आदि नहीं था और उसकी राक्षसी शक्ति अच्छी तरह से संगठित नहीं थी। अभी तक वो केवल क्यूरी रिफाइनिंग चरण के चरम पर था। वह बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता था। यदि वह उड़ नहीं सका तो ठीक है, शायद नियति चाहती थी कि वह पैदल चले। 2 दिन बाद ये यू लगभग उसके जीवन पर सवाल उठा रहा था। किसी कारण के लिए उसने एक भी राक्षस नहीं देखा था। वह तथाकथित महान व्यक्ति कहाँ था। तीसरे दिन ये यू एक विशाल राक्षस पर्वत की तलहटी में पहुंचे। आसपास का वातावरण ठंडा और चुभने वाला था। वहाँ महान राक्षसों के कई विशाल कंकाली चारों ओर अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए थे। ये यू को पूर्वाभास की भावना महसूस हुई। जैसे ही वह जाना चाहता था, उसने अचानक देखा कि एक लंबी औरत भारी हड्डियों का एक बड़ा ढेर अपनी ओर खींच रही थी। वे पहाड़ की तलहटी में समान रूप से फैले हुए थे। ये यू ने थोड़ी सी भौहें उठाई। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। उस पल में महिला ने ये यू को भी देखा। फिर एक झटके के साथ वो ये यू के सामने आ गई। ये पर्वत मूल रूप से एक महान राक्षस का प्रशिक्षण स्थल था। क्या तुम मेरा क्षेत्र छीनने आए हो। जानलेवा इरादे से भरे शब्दों से डर पैदा होना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज बेहद धीमी थी और एक प्रकार की कोमल लेकिन उग्र अनुभूति दे रही थी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए किसी को भी संभवतः डर महसूस नहीं होगा। इसके बजाय वे थोड़ा उत्साहित महसूस कर सकते हैं। ये यू ने अपने सामने महिला की लंबी आकृति को देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह महिला लगभग उनके जितनी लंबी थी, जो काफी दुर्लभ थी। ऐसे फिगर के साथ अगर वह हेहुआन संप्रदाय की पोशाक पहनती तो क्या वह सभी को मंत्रमुग्ध नहीं कर देती। हालांकि कुछ चीजों पर अभी विचार न किया जाना ही बेहतर है। उनकी वर्तमान क्यूरी रिफाइनिंग स्टेज शक्ति को देखते हुए कम प्रोफाइल रखना अभी भी बुद्धिमानी थी। ये यू ने अपने हाथ पकड़ लिए। ये दर्शाता है कि वह बस वहां से गुजर रहा था और उसका इलाके पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में राक्षस जाति ने क्षेत्र को बहुत महत्व दिया। यदि कोई वास्तव में अपने क्षेत्र को छीनने की कोशिश कर रहे किसी व्यक्ति का सामना करता है तो यह एक अपूरणीय संघर्ष होगा। हालांकि उसके सामने वाली महिला की आवाज धीमी थी, लेकिन उससे निकलने वाली अपार राक्षसी शक्ति ने ये यू को बेहद शांत बना दिया। बस गुजर रहा हूँ। क्या आपने मेरे पहाड़ में शामिल होने पर विचार किया है। मुझे अपना परिचय दे। इस महान राक्षस को गंडोरो कहा जाता है और यह मेरा राक्षस पर्वत है। मेरे राक्षस पर्वत से जुड़े और मैं आपको असीमित भविष्य का आश्वासन देता हूँ। गंडोरो नाम की महिला ने अचानक अपना स्वर काफी बदल दिया। उसका पहले वाला ठंडा व्यवहार अत्यधिक उत्साह में बदल गया। ये यू को लगा कि वह अचंभित हो गया है, तो उसने झट से हाथ हिलाया, ये दावा करते हुए कि चूंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, पहाड़ से जुड़ना विचारणीय बात थी। वास्तव में वो गुड फॉर्चून अवॉइडेंस के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन गंडोरो ने ये यू को सोचने का कोई समय नहीं दिया। वह निर्णायक रूप से पीछे मुड़ी। ठीक है, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। मेरे गंडोरो के पर्वत में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। मैं आपका बॉस बनूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। गंडोरो ने उसके कूल्हों पर हाथ रखा, जिससे एक प्रभावशाली आवाज हुई। सबसे धीमी आवाज में उसने सबसे प्रभावशाली शब्द कहे। इस तरह के स्पष्ट विरोधाभास ने ये यू को क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। इस वर्ष ये यू गंडोरो के पर्वत में शामिल हो गए।
वह वांग्यो पर्वत के मुख्य संरक्षक बने। जी हाँ, इस पर्वत का नाम गनडोओ ने वांग्यो पर्वत रखा था। नाम बस इतना ही है, ठीक है, लेकिन ये पर्वत वास्तव में फेंगशुई का खजाना है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है और दृश्यावली सुंदर है। यह उन महान राक्षस पर्वतों से कम नहीं है। ये यू अपने शिखर की हुई रिफाइनिंग स्टेज पर भरोसा करते हुए वांग्यो पर्वत के मुख्य संरक्षक का खिताब प्राप्त करने में कामयाब रहे। वहाँ सचमुच थोड़ी महंगाई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आखिरकार वांग्यो पर्वत पर राक्षस राजा गनडोरो के अलावा राक्षस के रूप में केवल ये यू ही था। मुख्य संरक्षक का पद उनके नहीं तो और कौन धारण कर सकता है। तथापि जिस बात ने ये यू को चौंका दिया वह ये थी कि गनडोरो की गहन दानव शक्ति को देखते हुए उसे कम से कम हार्मोनाइजेशन स्टेज पर होना चाहिए। ऐसी ताकत के साथ उसे दक्षिणी बर्बर महाद्वीप पर एक महान राक्षस राजा कहा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी को किसी पहाड़ पर कब्जा करना हो, उनके अधीन कम से कम सैकड़ों राक्षस होंगे, लेकिन वह अकेली क्यों थी? इसके अलावा उसकी उपस्थिति से गनडोओ ने राक्षस जाति का कोई लक्षण नहीं दिखाया। इसने ये यू को हैरान कर दिया। वह समझ नहीं पाया कि वह किस प्रकार की राक्षसी थी। बहुत देर तक सोचने के बाद ये यू ने अपना संदेह व्यक्त किया। उन्हें केवल 2 शब्द ही उत्तर मिले, अनुमान लगाना, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इससे ये यू अत्यंत अप्रसन्न हो गया। उसने कसम खाई कि एक दिन वह गनडोओ को उचित दंड देगा। समय आने पर वह उसे अनुमान लगाएगा कि क्या उसे पिटाई मिलेगी। 150 साल की उम्र में ये यू ने सफलतापूर्वक गोल्डन कोर स्टेज में प्रवेश किया और तीसरी पूंछ विकसित की। उनकी साधना गति अचानक काफी बढ़ गई। ये सब गनडोरो का धन्यवाद था। हालांकि यह पर्वत राजा अविश्वसनीय लग रहा था, उसका दिल अब भी अच्छा था। उसने व्यक्तिगत रूप से ये यू को उसकी राक्षसी शक्ति के संचालन में मार्गदर्शन किया और उसे लोमड़ी जनजाति की विशिष्ट खेती पद्धति मिली, 9 हेवेंस ग्रस्पिंग द मून तकनीक। इस प्रकार ये यू जल्दी से अपनी राक्षसी शक्ति पर काबू पा सकता है और 3 पूंछ वाला लोमड़ी राक्षस बन सकता है। हालांकि उनका दायरा ऊंचा नहीं माना जाता था। उसने पहले ही अपनी प्रतिभा को जगाना शुरू कर दिया था। आकर्षण, वह आसानी से जीवित प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर सकता था। इसका प्रभाव विपरीत लिंग पर सबसे अच्छा पड़ा। हाल ही में जब भी ये यू पहाड़ से नीचे आया, उसने कई महिला राक्षसों की उग्र निगाहों को आकर्षित किया। उसे ये भी संदेह था कि यदि वह भविष्य में 9 पूंछों तक पहुंच गया तो उसमें सिक्कुबस बनने की क्षमता हो सकती है। हालांकि आकर्षण के अपने फायदे और नुकसान हैं। सुंदर महिला राक्षसों का सामना करना एक खुशी थी, लेकिन उन बदसूरत लोगों का सामना करना जो फायदा उठाना चाहते थे एक आपदा थी। तो ये यू ने पहले ही पहाड़ के नीचे अपनी यात्राएं कम करना शुरू कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि एक दिन उसे एक तोड़ दानव जबरन पकड़ ले। साथ ही इस वर्ष में वांग्यो पर्वत का तल महान राक्षसों की हड्डियों से ढका हुआ था। इसमें न केवल एक अनोखी सुंदरता थी, लेकिन वांग्यो पर्वत के पास से गुजरने वाले राक्षसों में भी डर पैदा हो गया। अपने क्षेत्र पर दावा करने वाले महान राक्षसों को ऐसा करना पसंद था, अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने दुश्मनों की हड्डियों का उपयोग करना। लेकिन केवल ये यू ही जानता था, महान राक्षसों की ये हड्डियां गनडोरो द्वारा एकत्र की गई थी। वास्तव में उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन वह बहुत डरपोक थी और कभी लड़ाई में शामिल नहीं होती थी। जब वे पहली बार मिले तो उसने ये यू से जो कहा वह पहले से ही सबसे कठोर था। यदि ये यू ने न जाने पर जोर दिया होता, शायद वांग्यो पर्वत अब उसका होगा। ऐसे शक्तिशाली लेकिन नर्म दिल वाले पर्वत राजा के लिए ये यू काफी अवाक महसूस कर रहा था, लेकिन ये भी ठीक था। एक स्थिर वातावरण के लिए निर्विरोध होना। 216 साल की उम्र में ये यू ने सफलतापूर्वक नेसेंसो स्टेज में प्रवेश किया। इस अवधि के दौरान कई छोटे राक्षस वांग्यो पर्वत में शामिल हो गए थे। यद्यपि उनकी शक्ति अधिक नहीं थी, फिर भी वे शुद्ध हृदय वाले थे। ये यू ने मूल रूप से सोचा था कि जीवन इतना इत्मीनान से चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये साबित करती है कि चाहे इंसान हो या दानव, अगर उनके पास बहुत अधिक खाली समय होता तो वे हमेशा कुछ न कुछ करने को ढूंढ ही लेते। गनडोरो ने अचानक अपनी मंगनी की वंशावली को जागृत कर दिया। उसे ब्लाइंड डेट के लिए लोगों से परिचय कराने में आनंद आने लगा और उसने घमंड किया 10 वर्षों के भीतर वांग्यो पर्वत के सभी छोटे राक्षसों के लिए एक संतोषजनक साथी ढूंढने का वादा सच साबित हुआ। इस वादे के पूरा होने की वास्तविक संभावना थी। गनडोरो अत्यधिक सक्रिय थे। सिर्फ 3 साल में वह इस वादे का 90% हिस्सा पहले ही पूरा कर चुकी थी। ये यू के अलावा पूरे वांग्यो पर्वत पर गनडोरो की मदद से सभी को उपयुक्त साझेदार मिल गए थे। प्रसन्नता सूचकांक आसमान छू गया, लेकिन ये यू इस तरह की मंगनी के प्रति बेहद प्रतिरोधी था। क्या मजाक, ब्लाइंड डेट जैसी जल्दबाजी वाली प्रक्रिया से पार्टनर ढूंढने का मामला कैसे तय हो सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए, ये यू का साथी सपना टूटने के बाद भी उनकी यादें बरकरार रखेगा, इसलिए बेहद सावधान रहना जरूरी था। लेकिन गनडोरो की मंगनी की वंशावली कोई मजाक नहीं थी। वह मूल रूप से हर दिन ये यू को परेशान करती थी और उससे जल्दी करने और एक साथी ढूंढने का आग्रह करती थी। जैसे ही रात हुई, वांग्यो पर्वत पर गनडोरो ने देखने वाले पत्थरों के ढेर को गले लगाया और उन्हें ये यू के सामने रख दिया। छोटी यू, आओ एक नजर डालें, ये सभी महिला राक्षस है जिन्हें मैंने ध्यान से चुना है। उनकी शक्ल और प्रतिभा अव्वल दर्जे की है। वहाँ कोमल और देखभाल करने वाली बिल्ली राक्षस, जंगी और पागल तेंदुआ राक्षस और लंबी टांगों वाली मकड़ी की आत्माएं आदि हैं। आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मुझ पर एक एहसान करें और बस देख लें। जब तक आप किसी को पसंद करते हैं मैं उसे कल ले आऊंगा। गनडोरो की लगातार बकबक सुनना। ये यू लगभग पतन के कगार पर था। मेरे राजा, क्या वास्तव में आपके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? मैं बस लगन से खेती करना चाहता हूँ, जल्दी दाव हासिल करना चाहता हूँ और दिन के दौरान चढ़ना चाहता हूँ। वास्तव में मुझे किसी साथी को ढूंढने के बारे में कोई विचार नहीं है। गनडोरो ने बहुत व्यथित होकर कहा, खेती के 4 आवश्यक तत्व धन, भागीदार, विधि और भूमि। साझेदार दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक साथी के साथ आप अपनी खेती में बेहतर सहायता कर सकते हैं। ये हृदय राक्षसों के उत्पन्न होने की संभावना को कम करता है। ऐसा क्यों नहीं करते? इसके अलावा आप पूरे वांग्यो पर्वत पर अकेले बचे एकमात्र राक्षस हैं। बस मेरी मदद करो और एक साथी ढूंढो। ये यू को सिरदर्द महसूस हुआ। वास्तव में दुनिया विशाल है और आश्चर्य से भरी है। एक राक्षस मेहनती साधना का उल्लेख नहीं करते हुए खाने पीने और मौज मस्ती करने में ठीक है। उसे मंगनी करना क्यों पसंद है? क्या इसमें सचमुच उपलब्धि का भाव है? समय की गणना करते हुए गनडोरो लगभग 2 वर्षों से उसे परेशान कर रहा था। ये यू सचमुच हताश था। इस मंगनी के दबाव से बचने के लिए ये यू ने वांग्यो पर्वत छोड़कर बाहर निकलने के बारे में भी सोचा, लेकिन गुड फॉर्चून अवॉइडेंस के लिए उनके दैनिक अनुमान से परिणाम क्या सभी अशुभ संकेत थे जो ये संकेत दे रहे थे कि पहाड़ से नीचे उतरना उपयुक्त नहीं था। एक मध्यम शगुन भी नहीं दिखा था। इसके कारण ये यू गनडोरो की डांट फटकार को सहते हुए यहीं फंस गया था। ठीक है, चूंकि तुम बहुत अनुचित हो, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। गनडोरो को उसे परेशान करना जारी रखने से रोकने के लिए ये यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, उन देखने वाले पत्थरों को फेंक दिया और गंभीरता से कहा, मेरे राजा, मुझे अपना साथी समझो। वास्तव में अपने शरीर के साथ दाव में प्रवेश करना सबसे घातक है। जब गनडोरो ने सुना कि ये यू उसे अपना साथी बनाना चाहता है, उसका आकर्षक चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह झट से उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये यू के जवाब का इंतजार किए बिना वह घबराकर भाग गई।
इस स्थिति को देखकर ये यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ओह, तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। अगले 2 दिनों में ये यू ने थोड़ी शांति का आनंद लिया। गन डोडो ने उसे ढूंढने के लिए आना पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि शांतिपूर्ण समय हमेशा अल्पकालिक होता है। तीसरे दिन गन डोडो ने सक्रिय रूप से ये यू को फिर से पाया। उसके पिछले लापरवाह आचरण की तुलना में इस बार गन डोडो डरपोक लग रहे थे। उसकी आंखें भी हल्की सी चमक उठी। ये यू ने चिढ़ाया, यह क्या है? क्या राजा ने मेरा साथी बनने का निर्णय लिया है? गन डोडो ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने निर्णय नहीं लिया है। नहीं, मेरा मतलब है कि यह संभव नहीं है। छोटी यू, हम एक साथ नहीं रह सकते। मेरी स्थिति थोड़ी विशेष है। ये सुनकर ये यू की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा, आपकी स्थिति में ऐसा क्या विशेष है? अवश्य बताएं। हालांकि अगले सेकंड में ये यू ने एक और संभावना के बारे में सोचा और तुरंत काली रेखाओं में रह गया। वो फिर बोला, रुको, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं घना हो रहा हूँ। साझेदारी के मामलों में केवल 2 ही उत्तर होते हैं, सहमति या असहमति। एक विशेष स्थिति मुझे पसंद न करने के बराबर है और पसंद न करने का मतलब अस्वीकृति है। मैंने अपनी सीमा लंघ दी है। ये कहने के बाद ये यू ने जाने का इरादा किया। लानत है, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जबकि गन डोडो नर्म और मधुर दिखाई देते थे, उसके शब्द इतने अप्रत्यक्ष थे कि वो लगभग उलझ गया था। ये सचमुच क्रोध करने वाला था। रुको, मत जाओ। गन डोडो ये यू को रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। धीमी आवाज में उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या तुम्हें मना करती हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी स्थिति विशेष है और मैं तुम्हारी साथी नहीं बन सकती। ये यू ने अपना चेहरा सीधा किया। तो आपका मतलब यह है कि आप मुझे पसंद करते हैं लेकिन फिर भी मेरे साथी नहीं बन सकते? कैसी नई तरह की सांत्वना? मुझे फिर से सांत्वना दी जा रही है। धन्यवाद। गन डोडो ने बार बार अपना सिर हिलाया। यह कोई सांत्वना नहीं है, ये सच है। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे 2 साल और दीजिए और अगर सब ठीक रहा तो मैं आपका साथी बनूंगा। गन डोडो की परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लगा कि उसे वास्तव में कुछ अनकही कठिनाइयां थीं। इससे ये यू को काफी अजीब महसूस हुआ। वास्तव में क्या चल रहा है? 2 साल क्यों? गन डोडो झिझके। वह काफी चिंतित दिख रही थी और उसने कहा, इतना मत पूछो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, गन डोडो अचानक मौके से गायब हो गए। ये यू अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। जब कोई चीज सामान्य से हटकर हो तो अवश्य ही कुछ गलत होगा। गन डोडो ने हमेशा खुद को जीवंत और हंसमुख के रूप में प्रस्तुत किया था। वह अचानक इतनी उदास कैसे हो सकती है? 2 साल में पृथ्वी पर क्या होगा? ये यू ने इस पर विचार किया, लेकिन वह लंबे समय तक इस पर विचार नहीं कर सका। एक कृषक के लिए 2 वर्ष क्षणभंगुर होते हैं। चूंकि उसे उत्तर नहीं मिल सका, इसलिए प्रतीक्षा करना ही बेहतर था। उसके बाद ये यू ने अपनी गुड फॉर्चून अवॉइडेंस प्रतिभा का फिर से उपयोग किया। जल्द ही 2 छायादार बांस की पर्चियां दिखाई दी। उन्हें खोलने के बाद ये यू ने स्वर्ग की ओर आह भरी। मध्यम शगुन, पहाड़ पर रहो, सुरक्षित और स्वस्थ। अपशकुन, यदि आप आज पहाड़ से नीचे गए तो आप बिना दफन स्थान के मर जाएंगे। 200 साल, पूरे 200 साल। लगभग सभी बांस की पर्चियों ने एक ही संदेश व्यक्त किया। यदि आप पहाड़ से नीचे जाते हैं तो आप दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? क्या वांगियों पर्वत पर कड़वे प्रशिक्षण को सहना सचमुच मेरे भाग्य में है? हालांकि बहुत निराश हूँ, ये यू ने अंततः आज्ञा पालन करना चुना। ये गुड फॉर्चून अवॉइडेंस प्रतिभा गलत नहीं होनी चाहिए। सपने में खेती जारी रखने के लिए ये यू ही रह सकता था। 217 साल की उम्र में ये यू एक और छोटे दायरे से गुजरा और मध्य नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया। इस पिछले वर्ष में जब से ये यू ने गन डोडो के साथ 2 साल का समझौता किया, गन डोडो काफी शर्मीले हो गए थे। वह कभी कभार ही ये यू को ढूंढने आती थी। कभी कभी तो उसे देखे बिना कई महीने बीत जाते थे। ये यू क्या नहीं जानता था? दरअसल गन डोडो उसे हर दिन परछाई से देख रहा था। साथ ही उस पतझड़ वर्ष में भी गन डोडो ने अचानक एकांत में प्रवेश करने की अपनी तैयारी की घोषणा की। जब ये खबर सामने आई तो वांगियों पर्वत के सभी छोटे राक्षस अविश्वसनीय हो गए। वांगियों पर्वत में शामिल होने के बाद से उन्होंने गन डोडो को कभी खेती करते नहीं देखा था। इतना ये यू प्रमाणित कर सकता है। 200 वर्षों से खेलने के अलावा गन डोडो खेल भी रहे थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खेती का मतलब क्या होता है। शरारत के इस स्तर तक पहुंचना सचमुच अद्वितीय था। वह अचानक एकांत में जाने के बारे में क्यों सोचेगी? ये यू काफी उत्सुक था, लेकिन उसने सबके सामने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जैसे ही रात हुई, गन डोडो ने ये यू को अकेला पाया और कहा कि वह आज रात एकांत में प्रवेश करेगी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अगले साल जब मैं एकांत से बाहर आऊंगा तो मैं आपका साथी बनने को तैयार रहूंगा। ये यू को अपने दिल में गर्मी की लहर महसूस हुई। इससे पहले वह वास्तव में गन डोडो के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अगर वह सचमुच उसका साथी बन सके, ये यू बिल्कुल मना नहीं करेगा। इतना लंबा कद, शानदार लुक और मधुर आवाज के साथ कौन आदमी विरोध कर सकता है? 200 वर्षों को धीमी गति से जलने वाला स्नेह माना जा सकता है। तो ये यू ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं आपका इंतजार करूंगा। गन डोडो थोड़ा मुस्कुराए, फिर वो गंभीरता से बोली, अगर मैं अभी भी अगली गर्मियों तक एकांत से बाहर नहीं आई तो फिर मेरा इंतजार मत करो, तुरंत चले जाओ और पहाड़ से नीचे चले जाओ। ये यू ने असमंजस में सिर हिलाया। जैसे ही वो कुछ कहने ही वाला था, गन डोडो पहले ही जा चुके थे। एक पल के लिए सोचने के बाद ये यू थोड़ा उदास होने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने अनुमान लगाया कि गन डोडो ने अवश्य ही कोई जीवन घातक तकनीक विकसित की होगी, या शायद उसे जहर दिया गया था। इसलिए उसने 2 साल की समय सीमा तय की। अगर वह इससे गुजरती है तो सब ठीक हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से वह मेरी साथी बन सकती है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये गन डोडो का अंतहा रहस्य होना चाहिए। ये यू ने धीरे से गंदी हवा का झोंका छोड़ा। मुझे आशा है कि गन डोडो सुरक्षित होंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आखिरकार मुझे वास्तव में ये पर्वत राजा पसंद है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इससे पहले कि उसे यह पता चले, आधे साल से अधिक समय बीत चुका था। ग्रीष्म, वांगियों पर्वत पर ये यू ने उस स्थान की ओर देखा जहाँ गन डोडो एकांत में था। वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अभी भी 1.5 महीना बाकी है। गर्मी जल्द ही खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि गन डोडो ने परीक्षण पास नहीं किया हो? ये यू को अचानक चिंता महसूस हुई। उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का दिव्य उपयोग किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मध्यम शगुन, आज पहाड़ से नीचे जाएं, दक्षिण की ओर जाएं और आप सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। मध्यम खराब शगुन, पहाड़ पर रहो, जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित है और भाग्य और दुर्भाग्य से अस्तित्व में है। ये यू अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मैं पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ? और आज नीचे जाना उचित है? क्या चल रहा है? जैसे ये यू गहरी सोच में था, पूरा वांगियों पर्वत लगातार कांपता रहा। पर्वत शिखर अचानक फट गया। एक आकृति तेजी से बाहर निकली, फिर यह मध्य हवा में रुक गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गन डोडो था, जो अभी अभी एकांत से बाहर आया था। वह काले वस्त्र पहने हुए थी, जिसमें एक बेजोड़ ठंडी सुंदरता झलक रही थी। गन डोडो को सफलतापूर्वक एकांत से बाहर निकलते हुए देखना ये यू को मन ही मन बहुत खुशी हुई। लेकिन तभी उन्हें कुछ असामान्यताएं नजर आई। एकांत में प्रवेश करने से पहले गन डोडो ने स्पष्ट रूप से एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था। वह अब काले वस्त्र में क्यों बदल गया था? कपड़े बदलने का तो जिक्र ही नहीं। चाहे मानव साधक हो या राक्षस, वे जो वस्त्र पहनते हैं उनमें स्वसफाई कार्य होते हैं।
सामान्य परिस्थितियों में किसी को 1000 वर्षों तक बदलने की जरूरत नहीं होगी। अपने एकांतवास के दौरान गन डोडो ने अचानक कपड़े कैसे बदल लिए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा प्रतीत होता है कि गन डोडो की संपूर्ण आभा में जबरदस्त परिवर्तन आया है। उसने अपना सामान्य सौम्य और प्यारा व्यवहार पूरी तरह से त्याग दिया था। अब वह तेज और प्रभावशाली थी, जिससे उसे सीधे देखना मुश्किल हो गया था। ये यू का दिल कांप उठा। क्या उसकी खेती तकनीक में कुछ गड़बड़ है? उस पल गन डोओ ने भी ये यू पर ध्यान दिया। वह पलक झपकते ही उसके सामने आ गई, सिर से पांव तक उस पर ठंडी नजर डाली। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसे इतना अच्छा स्टॉक मिल सकता है। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है। ये कथन बल्कि अस्पष्ट था। इसने ये यू को भ्रमित कर दिया। हालांकि अगले सेकंड में एक जबरदस्त हत्या का इरादा अचानक फैलने लगा, चाकू की तरह ठंडा। ये यू ने अविश्वास से आगे देखा। वह चिल्लाया, गन डोडो, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मैं हूँ, ये यू। गन डोडो वास्तव में एक भयानक नाम है। याद रखें, जो तुम्हें मार डालेगा वह गन जीजुई है। ये कहने के बाद खुद को गन जीजुई कहने वाली महिला के चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जादू कर दिया। अगले सेकंड में जमीन टूट गई और एक विशाल अजगर जमीन से बाहर निकला। गन जीजुई के इशारों का अनुसरण करते हुए उसने अपना रक्तरंजित पंजा खोला और आगे बढ़ गया। इसका लक्ष्य ये यू को पूरा निगल लेना था। ये सब अविश्वसनीय रूप से शीघ्रता से घटित हुआ। प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। ये यू ने सहजता से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने सोचा कि उसका अंत होने वाला है, गन जीजुई अचानक अकड़ गई। उसका दाहिना हाथ जरा भी आगे नहीं बढ़ सका। विशाल अजगर भी तुरंत स्थिर हो गया। ये यू से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर था। यह विचित्र दृश्य ये यू को घबराहट से भर दिया, लेकिन फिर भी वो सहज रूप से पीछे हटने लगा। उसने विशाल अजगर से यथासंभव दूर जाने की कोशिश की। गन जीजुई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिर उसने ठंडी सी घूंट भरी। उसका दाहिना हाथ छोड़ना, विशाल अजगर तारों की रोशनी के कणों में बदल गया और दृष्टि से गायब हो गया। ये यू ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, आप गन डोडो नहीं हैं? आप कौन हैं? इतने सारे स्वप्न लोगों का अनुभव करने के बाद ये यू अब उतना भोला कृषक नहीं था। उनकी दृष्टि और अनुभव लंबे समय तक सामान्य कृषकों से कहीं बेहतर थे। वह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकता है, गन डोडो को हृदय दानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह कोई और हो गई हो। सामान्य परिस्थितियों में जब एक कृषक में हृदय दानव विकसित हो जाता है, वे वास्तव में स्वभाव में भारी बदलाव से गुजरेंगे, बेहद हत्यारे बन जाएंगे। अधिकांश राक्षस बन जाएंगे जो केवल हत्या करना जानते हैं। वह किसी को याद नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले यह महिला अलग थी। उसने खुद को गन जीजुई बताया और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह खुद से अपरिचित नहीं थी। ये हृदय दानव के लक्षणों से पूरी तरह संगत था। क्या ऐसा हो सकता है कि गन डोओ का व्यक्तित्व विभाजित हो? क्या यह उनका दूसरा व्यक्तित्व था? ये यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। गन जीजुई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस एक बात याद रखें, अब से आपको गन डोडो के नाम का उल्लेख किसी से नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें अवश्य निगल जाऊंगा। ये कहने के बाद गन जीजुई प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और पूर्व की ओर चला गया। कुछ ही सांसों में वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। परिवेश एक बार फिर शांत हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। यदि जमीन में छोड़े गए गड्ढे नहीं होते, ये यू को लगभग संदेह होगा कि क्या उसे मतिभ्रम का अनुभव हुआ था। जल्द ही वांग्यो पर्वत पर अन्य छोटे राक्षस चारों ओर इकट्ठे हो गए। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्य से भर गए। मुख्य संरक्षक, यहाँ क्या हुआ? हमें एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा क्यों महसूस हुई? ये यू ने आसपास का निरीक्षण किया। इन परिचित चेहरों को देखते हुए एक पल सोचने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, आज से हर किसी को राजा के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह एक घातक आपदा को भड़का सकता है। मैं अस्थायी रूप से वांग्यो पर्वत भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर उपस्थित राक्षस असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये यू ने अचानक ये निर्णय क्यों लिया। इसके अलावा वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजा का नाम लेने से घातक आपदा क्यों आएगी। क्या हमने किसी महान दानव को नाराज किया? ऐसा नहीं हो सकता है ना। राजा ने हमेशा राक्षसों के साथ दयालु व्यवहार किया है ना। वो किसी को कैसे अपमानित कर सकती है? ये यू ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं समझाया और सीधे पहाड़ से नीचे उतर गए। 260 साल की उम्र में ये यू दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में घूमता रहा। अपनी गुड फॉर्चून अवॉइडेंस प्रतिभा पर भरोसा करते हुए उन्होंने एक के बाद एक खतरों को टाला। उन्होंने कुछ खबरें भी सीखी। गन जीजुई 1000 वर्षों तक प्रसिद्ध महान राक्षस राजा। उसे दक्षिणी बर्बर महाद्वीप की सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक सांप दानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। 200 साल पहले वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। हाल ही में वह फिर से सामने आई। जब ये यू को इस बात का पता चला तो वह बहुत हैरान हुआ। एक महान राक्षस राजा जो 1000 वर्षों से प्रसिद्ध है, एक सांप दानव। अगर ऐसा है तो गन जीजुई असली शरीर है और गन डोओ उसका दूसरा व्यक्तित्व है। इसकी पूरी संभावना थी कि ऐसा ही होगा। 200 से अधिक वर्षों की समय रेखा बिल्कुल मेल खाती है। इससे ये यू को कुछ हद तक नुकसान महसूस हुआ। अंदर से सोचते हुए ये यू अभी भी गन डोओ को बहुत पसंद करता था। वह अक्सर उसके बारे में सोचता भी था। इस प्रकार ये यू ने अपना मन बना लिया। जब उसके पास पर्याप्त ताकत आ जाएगी तो वह निश्चित रूप से फिर से गन जीजुई की तलाश करेगा। मैं उससे पूछूंगा कि गन डोओ के साथ क्या हो रहा है। यदि ये वास्तव में दूसरा व्यक्तित्व है तो मैं उसे जगाने का एक तरीका ढूंढूंगा। हालांकि ये लक्ष्य अब थोड़ा जल्दी लग रहा था। अन्य स्वप्न लोगों की तुलना में इस स्वप्न जीवन में प्रतिभा बहुत अधिक नहीं लगती थी। अंतिम स्वप्न लोक में केवल 40 साल की उम्र में वह पहले ही क्रॉसिंग क्लेश चरण में प्रवेश कर चुका था, लेकिन अब वह 260 साल का था और अभी भी नवजात आत्मा चरण के शिखर पर अटका हुआ है। ये सचमुच निराशाजनक था, लेकिन ये प्रतिभा स्थिर थी। दैनिक भविष्यवाणियों से वह आसानी से खतरे से बच सकता था और कभी-कभी वह संकेतों के आधार पर कुछ छोटे अवसर भी पा सकता था। लेकिन अभी तक उसे कोई महत्वपूर्ण अवसर नहीं मिला था। एक निश्चित सुबह जैसे ही ये यू फिर से दिव्य बनने की तैयारी कर रहा था, तब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसे अचानक दूर से आते हुए एक अत्यधिक समृद्ध हत्या के इरादे का आभास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के ये यू तुरंत उस दिशा में भाग गया। हाल ही में क्या चल रहा है? मैं बड़े बड़े राक्षसों द्वारा निशाना बनाया जाता रहता हूँ और पीछा किया जाता रहता हूँ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसने ये यू को हैरान कर दिया। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को समझा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में राक्षस अंधाधुंध हत्या नहीं करेंगे, तो पहाड़ से नीचे आने के बाद से उसका लगातार शिकार क्यों किया जा रहा था? इसके अलावा जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे सभी ह्यूमनाइजेशन स्टेज से ऊपर के महान राक्षस थे। ये कुछ ज्यादा ही अनुचित था, है ना? जब ये यू इधर उधर भाग रहा था, एक निश्चित शिखर पर उसने एक अप्रत्याशित राक्षस देखा। अध्याय 215। यिन फेजिंग ने हमेशा की तरह एक काला लबादा पहना था, जिससे उसका पूरा चेहरा छाया में छिपा हुआ था। वह हमेशा की तरह फॉक्स माउंटेन पर गश्त कर रही थी, लेकिन अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। यिन फेजिंग, मुझे मदद की जरूरत है। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि ये यू तेज गति से उसकी ओर आ रहा है। उसके पीछे लगभग 1000 फीट लंबा एक विशाल कनखजूरा उसका पीछा कर रहा था। जमीन उनके नीचे लुढ़क गई, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गति पैदा हुई।
यिन फेजिंग हैरान थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये यू वास्तव में दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में आया था और उसने 3 पूंछें भी उगा ली। क्या यह एक भ्रम था? नहीं, यह असंभव है। उसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। कोई भी भ्रम या कलाकृति कितनी भी कुशल क्यों न हो, वह उसे हासिल नहीं कर सकती। क्या चल रहा था? यिन फेजिंग ने सवाल पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत आगे बढ़ी और विशाल खजूरे का रास्ता रोक दिया। ये फॉक्स माउंटेन है, प्रवेश वर्जित है। एक और कदम उठाओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेंटीपीड अचानक रुक गया। इसका शरीर ऊंचा उठा हुआ है। इसके सिर के ऊपर एक महिला की आधी आकृति बनी। उसने लालच भरी नजरों से ये यू की ओर देखा। फिर वह धीमी आवाज में बोली, छोटी लोमड़ी, अगर नौबत लड़ाई तक आए तो तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। हम सहयोग कैसे करें? हम इस आदमी को 2 भागों में बांट सकते हैं और हम दोनों का हिस्सा हो सकता है। ये सुनकर ये यू एक तेज सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। तुम उसे क्यों खाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? यिन फेजिंग आगे बढ़ी। उसके पीछे एक विशाल 6 पूंछ वाली लोमड़ी प्रेत दिखाई दी। ये सेंटीपीड के विरोध में खड़ा था। यिन फेजिंग ने दृढ़ता से कहा, ये व्यक्ति मेरी सुरक्षा में है। अब या तो आप चले जाएं या फॉक्स माउंटेन के नीचे मर जाएं। वास्तव में उसके सामने का सेंटीपीड एक मध्य हार्मोनाइजेशन चरण का महान दानव था, जबकि यिन फेजिंग अभी हाल ही में हार्मोनाइजेशन चरण में पहुंची थी। अगर झगड़ा हो गया, इसकी बहुत संभावना थी कि वह सेंटीपीड की प्रतिद्वंदी नहीं होगी। वर्तमान में उसकी चाची जोजुआन अपने लंबे समय से खोए हुए प्यार की तलाश में सेंट्रल कॉन्टिनेंटल किंगडम गई थी। फॉक्स माउंटेन पर लोमड़ियों में से सबसे मजबूत यिन फेजिंग थी। एक बार लड़ाई छिड़ गई तो कोई बाहरी मदद नहीं मिलेगी। तो यिन फेजिंग को बहुत घबराहट महसूस हुई। एकमात्र विकल्प ये था कि फॉक्स माउंटेन के नाम का उपयोग करके झांसा दिया जाए ताकि सेंटीपीड हमला करने की हिम्मत न कर सके। सौभाग्य से ये युक्ति काम कर गई। सेंटीपीड ने यिन फेजिंग को देखा, जो बहुत आत्मविश्वासी लग रही थी, और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लोमड़ी कबीले के नेता जोहुआन से कहो, मैं एक दिन उससे वापस मिलूंगा। इस कठोर टिप्पणी को छोड़ने के बाद सेंटीपीड मुड़ गया और क्षेत्र छोड़ दिया। यिन फेजिंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने अपनी दिव्य भावना से अपने आसपास का निरीक्षण किया। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि कनखजूरा वास्तव में चला गया है, तो वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि सेंटीपीड ने अपनी चाची जोजुआन को पहचान लिया था। उसकी ताकत जानकर वह डर गया। वह सचमुच सौभाग्यशाली था, अन्यथा अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती तो यिन फेजिंग शायद खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती। देखते ही देखते संकट सफलतापूर्वक टल गया। ये यू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने धीरे से कहा, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यिन फेजिंग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने ये यू की सिर से पैर तक गंभीरता से जांच की। एक पल के बाद उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई और उसने कहा, तुम एक लोमड़ी राक्षस कैसे हो सकते हो? वर्तमान में यिन फेजिंग काफी भ्रमित महसूस कर रही थी। वह सचमुच ये यू को नहीं देख सकी। मध्य महाद्वीप के क्यून संप्रदाय के शिष्य के रूप में फिर भी उसके पास ऐसे शक्तिशाली राक्षसी कौशल हैं। वह विभिन्न संरचनाओं में भी कुशल थे। ज्ञान की इतनी व्यापकता दुनिया में पहले से ही दुर्लभ थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कुछ ही महीनों में ये यू एक लोमड़ी दानव में बदल जाएगा। यदि यह फैल गया तो 5 महाद्वीपों में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मनुष्य तो मनुष्य हैं, राक्षस तो राक्षस हैं। ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है? और इसके अलावा ये यू निश्चित रूप से आधा राक्षस नहीं था। एक आधे दानव की शैतानी ऊर्जा इतनी शुद्ध नहीं होगी। वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली थी। यिन फेजिंग इसे स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए उसने ये यू के भेष को उजागर करने की कोशिश की। अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए उसने ये यू की बांह पकड़ ली। उसकी पूंछ की उत्पत्ति पर करीब से नजर डालने की कोशिश की जा रही है। सच चाहूं तो क्या कोई पूंछ की उत्पत्ति का यूं ही निरीक्षण कर सकता है? आप सचमुच काफी साहसी हैं। उसके पीछे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये यू ने निर्णायक रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। उसने यिन फेजिंग के हाथों को रोका, उसे नियंत्रित किया। अत्यंत गंभीरता के साथ उन्होंने समझाया, मैं तुम्हें शांत होने की सलाह देता हूँ। पूंछ यादृच्छिक निरीक्षण के लिए नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, मैं अब एक राक्षस हूँ। यदि तुम फिर से परेशान करने का साहस करते हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ये यू भी काफी परेशान थी। उसने सपने के इस दायरे में एक परिचित चेहरे यिन फेजिंग से मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। पहले तो ये खतरे से भरा था और उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अब शांत हो गए हैं। उन्होंने पाया कि यिन फेजिंग के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं था। मनुष्य से दानव बनने की व्याख्या कैसे करें? ईमानदारी से कहूं तो ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं स्वप्न प्रणाली के बारे में कुछ भी बता सकूं। इसलिए वो केवल एक ही उत्तर पर कायम रह सका, मैं अब एक राक्षस हूँ। ये सच है, मेरा दानव शरीर और दानव ऊर्जा वास्तव में वास्तविक है। लेकिन अगर आप मेरी पूंछ देखने के लिए मेरे कब्जों में झांकना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। उसके हाथ पूरी तरह से नियंत्रित होने के कारण यिन फेजिंग को हर तरफ कमजोरी महसूस हुई। किसी कारण से जब भी उसका सामना ये यू से होता, वह पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर थी। इससे यिन फेजिंग शर्मिंदा और क्रोधित दोनों हो गई। और आप कह रहे हैं कि आप मुझे मारेंगे? वह कैसे हो सकता है? यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो मैं बाद में किसी का सामना कैसे करूंगा? यिन फेजिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। घबराहट में वह पूरी तरह से भूल गई कि वह एक मध्य समन्वय चरण की महान राक्षसी थी। लेकिन अगर उसे याद भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यिन फेजिंग की धारणा में ये यू एक अद्वितीय पावरहाउस था। लैंड किंगडम में मध्य हार्मोनाइजेशन स्टेज फॉर्मेशन मास्टर्स को ये यू द्वारा अपने हाथ के झटके से मारा जा सकता था। वह अभी हार्मोनाइजेशन से गुजरी थी, वही यू के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी? ये बिल्कुल यही पूर्वकल्पित धारणा थी। इससे यिन फेजिंग बिल्कुल भी विरोध करना नहीं जानती थी। यिन फेजिंग की आवाज में घबराहट का संकेत सुनकर ये यू ने चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। वह यिन फेजिंग के कान के पास झुका और धीरे से कहा, तुम्हें देखो, बहुत चिंतित हो। जैसे ही उसके बोल गिरे, एक भयानक दबाव उतर आया। ये यू और यिन फेजिंग ने एक साथ ऊपर देखा। उन्होंने एक खूबसूरत परिपक्व महिला को हवा में तैरते हुए देखा। उसके अंदर से हत्या का खौफनाक इरादा झलक रहा था। उसने बेरुखी से कहा, क्या तुम मेरे जिंजर को धमका रहे हो? ये यू ने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति लैंड किंगडम की पेंटिंग वाली महिला थी। उसने यिन फेजिंग का हाथ छोड़ा और मुस्कुराया, आपको आंटी जोजुआन होना चाहिए, है ना? मैं ये यू हूँ, यिन फेजिंग का मित्र। हम बस मजाक कर रहे थे। ये सुनकर जोजुआन थोड़ा अचंभित रह गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति काफी नर्म हो गई। तो ये युवा मित्र ये यू है। मैंने यिनजी से आपके और जिंजर के मामलों के बारे में सुना है। आप दोनों सचमुच कुछ हैं। यद्यपि आप स्नेही होना चाहते हैं, कम से कम इसके लिए अधिक उपयुक्त स्थान खोजें। खुले में ऐसा करना ये कैसा शिष्टाचार है? अध्याय 216। दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में एक छिपी हुई धन्य भूमि में काला वस्त्र पहने गनजीजुई क्रॉस लेग बैठे हैं। उसकी आंखें कसकर बंद हैं और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर है। उसके पीछे एक विशाल काले नाग का प्रेत प्रकट होता है और स्पष्ट रूप से काले नाग के बगल में एक सफेद नाग का प्रेत भी है, जो दृष्टि के अंदर और बाहर टिमटिमा रहा है। बहुत दिनों बाद 2 प्रेत एक साथ नष्ट हो जाते हैं। गनजीजुई धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है।
वो खुद से कठोरता से बोलती है, दशकों हो गए, तुम क्या चाहते हो? यदि उस समय मैं गंभीर रूप से घायल नहीं होता तो आप शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाते। क्या अब तुम बेचैन हो रहे हो? आपको उस लोमड़ी की तलाश करनी है। उसकी वंशावली के कारण उसके लिए दक्षिणी बर्बर लोगों में बड़ा होना असंभव है। वह बहुत पहले मर गया होगा। जैसे ही गन जीजुई के ठंडे शब्द गिरे, उसके दिल के समुद्र में गन डुओ डुओ की आवाज तुरंत आती है। पापा, आप ऐसा नहीं कह सकते। ननी यू के पास गहरा आशीर्वाद है और वह नहीं मरेगी। हमेशा आप शरीर पर नियंत्रण रखते रहे हैं, अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता। मुझे शरीर पर नियंत्रण दे दो और मुझे केवल 500 वर्ष चाहिए। 500 वर्षों के बाद हम में से किसी एक का एक वर्ष या एक दिन भी हो सकता है, या भविष्य में हम प्रत्येक दिन या प्रत्येक वर्ष एक दिन बदल सकते हैं। गेंजी जुई का उपहास, सपने देखते रहो। अगर सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ दिया गया होता तो हम बहुत पहले ही मर गए होते। ये सही है। गंजी जुई और गन डुओ डुओ दो स्वतंत्र आत्माएं हैं लेकिन एक शरीर साझा करते हैं। वे वास्तव में एक दोहरी आत्मा इकाई हैं। कृषि जगत में ऐसे संविधान को संयुक्त कमल भी कहा जाता है। एक तने पर दो फूल, यह अत्यंत दुर्लभ है। संयुक्त कमल संरचना वाले लोग आधी मेहनत से साधना कर सकते हैं और परिणाम दोगुना कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हृदय राक्षसों की परेशानियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यही कारण है कि गंजी जुई दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर सके। दोनों बहनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। गेंजी जुई बड़ी बहन प्रभावशाली और ठंडे खून वाली है, जबकि छोटी बहन गन डुओ डुओ कोमल और डरपोक है। ये बिल्कुल उनके अलग अलग स्वभाव के कारण है। लंबे समय तक गेंजी जुई का हमेशा से शरीर पर नियंत्रण रहा है और गन डुओ डुओ उसके दिल के समुद्र में बैठा है। गेंजी जुई के दृष्टिकोण से वह चुपचाप बाहर की हर चीज को देखती है। साधना की दुनिया में योजनाओं और जीवन मृत्यु की लड़ाई के आदी हो गए हैं। गेन डुओ डुओ को कभी कभी लगता है कि भले ही वो अपना पूरा जीवन अपने दिल के समुद्र में बिता दे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल इसी कारण से है। दो आत्माएं प्रतिस्पर्धा नहीं करती, इसके बजाय वे एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी खेती की गति तीव्र होती है। 500 साल पहले वे पहले ही क्लेश क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उनके पास क्लेश क्षेत्र के चरम तक पहुंचने का अवसर नहीं था। उनकी खेती इस स्तर पर अटक गई है। 200 साल से भी पहले गेंजी जुई ने घातक छाया की घाटी में एक परिवर्तित नीला फूल की खोज की। यदि वह इस वस्तु को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, उसे यकीन था कि वह क्लेश क्षेत्र के चरम पर कदम रख सकती है। हालांकि इस परिवर्तित नीला फूल के पास एक स्वर्ण सिंह दानव राजा इसकी रखवाली कर रहा था। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में क्लेश क्षेत्र के चरम पर था, किसी भी क्षण चढ़ने में सक्षम। स्पष्ट रूप से इस सुनहरे शेर ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए अपने संकट के दौरान ट्रांसम्यूटेड रेजोर फूल को निगलने की योजना बनाई। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। गांजी जुई ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह स्वर्ण सिंह राक्षस राजा से युद्ध करने के लिए निर्णायक रूप से आगे बढ़ी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानती थी खेती की दुनिया में सभी संसाधनों के लिए संघर्ष करना होगा। यदि आप डरेंगे तो आप जीवन भर के लिए हार जाएंगे। 3 दिन और रात की गहन लड़ाई के बाद गेंजी जुई ने सुनहरे शेर को सफलतापूर्वक मार डाला, लेकिन इसे शायद ही कोई जीत माना जा सकता है। उनकी लड़ाई बहुत भयंकर थी। भले ही उसने ट्रांसम्यूटेड रेजोर फ्लावर के लिए पहले से ही एक रक्षात्मक अवरोध स्थापित कर लिया था, लेकिन इसे संरक्षित नहीं किया जा सका। युद्ध के दौरान ट्रांसम्यूटेड रेजोर फूल को पाउडर में बदल दिया गया था। गेंजी जुई को बहुत पछतावा हुआ और उसकी आत्मा घायल हो गई और उसे गहरी नींद में सो जाना पड़ा। गन डुओ डुओ ने शरीर पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले गेन डुओ डुओ कुछ हद तक डरपोक था, इधर उधर भागने से डरता था। उसने केवल धन्य भूमि में रहने का साहस किया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी हिम्मत बढ़ती गई। गेन डुओ डुओ इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक महान राक्षस राजा होने की भावना का अनुभव करने के लिए एक पहाड़ पर अपना दावा करने की तैयारी के लिए उपयुक्त पहाड़ों की खोज शुरू कर दी। बाद में वो फॉरगेटन वरी माउंटेन पहुंचे और ये यू को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया। समय उड़ जाता है। गेन डुओ डुओ ने दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में जीवन का तेजी से आनंद लिया। उसने पाया कि यद्यपि दुनिया खतरनाक थी, लेकिन हर किसी का जीने का अपना तरीका था। जब तक वो राक्षसों से धीरे से बात करती, वे भी मित्रतापूर्ण होते। उससे अनभिज्ञ वे राक्षस केवल गन डुओ डुओ की भयानक राक्षसी शक्ति से डरते थे। बाद में जब ये यू ने उसे अपने दाव साथी के रूप में खोजने की इच्छा व्यक्त की, गेन डुओ डुओ आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। 200 साल के दिन और रात एक साथ बिताने के बाद उसे पहले ही ये यू से प्यार हो गया था, लेकिन अपने अनोखे संविधान के कारण उन्होंने 2 साल का समझौता किया था। मूल रूप से उसने एकांत में प्रवेश करने और गंजी जुई के साथ मामलों पर गहन चर्चा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार आपने हजारों वर्षों तक शरीर को नियंत्रित किया है, क्या यह उचित नहीं है कि अगले 1000 वर्षों तक मैं इस पर नियंत्रण रखूं? लेकिन किसने सोचा होगा कि गेंजी जुई का गेन डुओ डुओ के साथ इस पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे शरीर पर नियंत्रण कर लिया, ये यू के खिलाफ कदम उठाने का इरादा भी। स्वाभाविक रूप से गन डुओ डुओ अनिच्छुक थे और उन्होंने शरीर पर नियंत्रण के लिए गंजी जुई से लड़ाई की। गेंजी जुई के पास नर्म पड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूल रूप से सोच रहा था कि यह मामला यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फॉरगेटिंग वरी माउंटेन छोड़ने के बाद के दशकों में गन डुओ डुओ उसका विरोध कर रहे हैं। इससे गेंजी जुई बेहद दुखी हो गए। अब वह गन डुओ डुओ को जबरदस्ती दबा देती है। वह गन डुओ डुओ को शरीर पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति देने से बिल्कुल इनकार करती है, क्योंकि गंजी जुई अच्छी तरह से जानते हैं कि दाव पार्टनर के रूप में खेती करने का मतलब कुछ चरित्र तकनीक का एक साथ अभ्यास करना है। वे एक शरीर साझा करते हैं, दिल के समंदर में छुपे होने पर भी वे बाहर की हर चीज को देख सकते हैं। बस उस दृश्य के बारे में सोचने से गंजी जुई इसे स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए इस मामले में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। गंजी जुई और गन डुओ डुओ एक बार फिर धन्य भूमि में शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। इस बीच दूसरी तरफ फॉक्स माउंटेन के भीतर ये यू झोउ जुआन के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद ले रहा है। कुछ समय पहले झोउ जुआन लैंड साम्राज्य गए और यिनजी से ये यू की कहानी सुनी। सीखना कि अगर ये यू ने उसे बचाने के लिए कदम नहीं उठाया होता, शायद यिनजी और यिनफेई जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई होगी। इस तरह की जीवन रक्षक कृपा का बदला निश्चित रूप से चुकाना होगा। इसके अलावा ये यू यिनफी जिनका दाव पार्टनर भी है और कनेक्शन की इस परत के साथ दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से करीब महसूस करते हैं। इस संबंध में यिनफी जिंग ने अपना विरोध व्यक्त किया, ये दावा करना कि वह और ये यू दुश्मन है, दाव भागीदार नहीं। झोउ जुआन ने सहज रूप से सोचा कि यह सिर्फ एक छोटे से जोड़े का झगड़ा था, तो उसने सलाह दी, कृतघ्न मत बनो। दाव पार्टनर के रूप में 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स को ढूंढना एक आशीर्वाद है जिसे आपने 8 जन्मों में अर्जित किया है। ये सुनकर
ये यू अचानक अकड़ गया, आध्यात्मिक फल को अपने हाथ में पकड़ने में असमर्थ हो गया। एक 9 पूंछ वाली स्वर्गीय लोमड़ी। ये वास्तव में प्रभावशाली लगता है। नाइन-टेल्ड हेवनली फॉक्स को लोमड़ी कबीले के बीच सबसे अधिक प्रतिभाशाली प्रजाति के रूप में सम्मानित किया जाता है। जब तक वे बहुत जल्दी नष्ट न हो जाएं, उनके स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने की बहुत संभावना है। उनका दिव्य भाग्य गहरा है। हालांकि अब तक हजारों वर्षों से खेती की दुनिया में उनका कोई दर्शन नहीं हुआ है। उन्हें राक्षसों द्वारा लगभग भुला दिया गया है। कारण सरल है, खजाना रखने के लिए एक आम आदमी दोषी है। नाइन-टेल्ड हेवनली फॉक्स में एक विशेष क्षमता है। निगलने का अर्थ है विपत्ति से बचना। गहरी दिव्य भाग्य वाली दौड़ के रूप में वे हर जगह खजाने हैं। यदि कोई उनका मांस खाता है तो न केवल उनकी साधना बहुत बढ़ जाएगी, बल्कि वे हृदय राक्षसों के प्रभाव से भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह महज एक किंवदंती नहीं है, ये वास्तव में प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। इतना ही नहीं, लेकिन नाइन-टेल्ड हेवनली फॉक्स में भी एक अनोखी खुशबू होती है। यह आसानी से महान राक्षसों के लोभ को आकर्षित करता है। यही उनकी अत्यंत दुर्लभ संख्या का वास्तविक कारण है। झू जुआन का कथन सुनने के बाद ये यू अविश्वास में था। अरे, क्या ये सिर्फ दक्षिणी बर्बर महाद्वीप पर चलने वाला तानसेंग मांस नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में इतने सारे महान राक्षस उसे खाना चाहते हैं। तो ये पता चला कि यह इस वजह से है। यिनफी जिंग अचानक बोली, रुको ये यू, मैं तुमसे गंभीरता से पूछ रहा हूँ, तुम इंसान हो या राक्षस? इससे पहले मध्य महाद्वीप पर आप स्पष्ट रूप से एक मानव कृषक थे। आप अचानक नाइन-टेल्ड हेवनली फॉक्स में कैसे बदल गए? इन शब्दों को सुनना झू जुआन काफी आश्चर्यचकित था। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद, जब वे लिन साम्राज्य में थे, ऐसा प्रतीत होता है कि यिनजी ने उल्लेख किया है कि ये यू क्विंजून संप्रदाय का शिष्य था, निश्चित रूप से एक इंसान था। लेकिन अभी वह पूरी तरह से आसुरी ऊर्जा से भरा हुआ है। झू जुआन बता सकता है, ये निश्चित रूप से बाद में गोलियों या कलाकृतियों के माध्यम से हासिल की गई चीज नहीं है। तो क्या चल रहा है? दोनों की प्रश्नवाचक निगाहों का सामना। ये यू काफी शांत दिखे। एक बार मुठभेड़ है, दो बार परिचित है। जब झूठ दोहराया जाता है, भले ही यह झूठ हो, यह निश्चितता के साथ कहा जाएगा कि यह सच है। ये यू ने यिनफी जिंग और झू हुआन को बताया। वह मूलतः एक राक्षस था। केंद्रीय महाद्वीप पर वापस उसने अपने शरीर को बदलने के लिए केवल कलाकृतियों और गुप्त तकनीकों का उपयोग किया। वह सेंट्रल कॉन्टिनेंट में क्यों गया? यह एक रहस्य है, अभी कहना सुविधाजनक नहीं है। ये सुनकर झू हुआन ने सिर हिलाया। उसने शिकार करना जारी नहीं रखा। आखिरकार हर किसी के पास रहस्य होते हैं, ये सामान्य है। लेकिन यिनफी जिंग कुछ हद तक संशय में रहे। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या वह सचमुच एक राक्षस है? ये यू के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए, एक आकर्षक मुस्कान प्रकट करना। सच कहूं तो सपने में यिनफी जिंग से मुठभेड़ ने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन फिर उसने सोचा, तो क्या इतने सारे सपनों में अपने अनुभवों के आधार पर सपना टूटने के बाद केवल ये यू का दाव पार्टनर ही सपने की यादें बरकरार रखता है। इसके अलावा बाकी सभी की यादें मिटा दी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब तक वो यिनफी जिंग का दाव पार्टनर नहीं बन जाता, सपने से जागने के बाद वह यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब भूल जाएगी। उस समय तक वह नाइन-टेल्ड फॉक्स है या नहीं, उसे निश्चित रूप से याद नहीं होगा। इस बात का एहसास ये यू को बहुत बेहतर महसूस हुआ। चूंकि यही मामला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहता है। हालांकि वर्तमान प्राथमिकता इस सपने में जीवित कैसे रहना है, इस पर विचार करना है। ये करना सही बात है। अन्यथा हर दिन महान राक्षस उसका पीछा नहीं कर सकते। यदि वह भागने में विफल रहता है तो उसकी जान जा सकती है। इस प्रकार एक पल के लिए विचार करने के बाद ये यू ने धीरे से कहा, छोटी चाची, मैं कुछ दिनों के लिए फॉक्स माउंटेन में रहना चाहूंगा। क्या ये सुविधाजनक है? झू जुआन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने यिनफी जिंग को दिलचस्पी से देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सुविधाजनक, बहुत सुविधाजनक। अब से हम सभी परिवार हैं। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। ये युवा वास्तव में बोलना जानते हैं। उसे छोटी चाची कहते हुए सुनना सचमुच बहुत प्यारा था। यिनफी जिंग तुरंत गुस्से में फूट पड़ी, कौन सा परिवार? छोटी चाची, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं उसे फॉक्स माउंटेन में नहीं चाहता। इससे पहले कि यिनफी जिंग अपना वाक्य पूरा कर पाती, झू जुआन ने सीधे जादू से अपना मुंह बंद कर दिया। फिर उसने धीरे से ये यू से कहा, तुम बस यहाँ अच्छे से रहो, बुरा मत मानना जिंजर, और मैं थोड़ी ट्रेनिंग में आपकी मदद करूंगा। किंतु फॉक्स कबीले की महिला राक्षसों के लिए अगर उन्हें शादी करनी है तो वे इतनी आकस्मिक नहीं हो सकती। बिना किसी संदेह के झू हुआन वास्तव में ये यू और यिनफी जिंग को दाव भागीदार मानते थे। इस संबंध में ये यू का इस मुद्दे को समझाने का कोई इरादा नहीं था। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह रात ये यू को फॉक्स माउंटेन में पीड़ा झेलनी पड़ी। वहां से निकलने के रास्ते पर विचार करने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी पड़ी। आखिरकार उसने केवल एक ही उत्तर सोचा, अर्थात मजबूत बनना है। इस खेती की दुनिया में ये यू को संभवतः सन वुकोंग जैसा वफादार और उच्च कुशल रक्षक नहीं मिल सका। यदि वह महान राक्षसों द्वारा खाए जाने से बचना चाहता है, एकमात्र तरीका खुद को सुरक्षित रखना है। लेकिन यह मामला कहना तो आसान है, लेकिन पूरा करना कठिन है। 200 से अधिक वर्षों से ये यू खेती कर रहे थे, लेकिन अब वो परिवर्तन ईश्वर क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा है। सामान्य कृषकों की तुलना में प्रगति की यह गति पहले से ही काफी तेज है, लेकिन ये यू अभी भी असंतुष्ट था, बहुत धीमा। उसे अपनी खेती में तेजी लाने का कोई रास्ता खोजना होगा। अगले दिन ये यू ने हमेशा की तरह दुर्भाग्य से बचने और अच्छे भाग्य की तलाश के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। बांस की पर्चियों के 2 प्रेत एक बार फिर प्रकट हुए। जब बांस की पहली पर्ची खुली, उज्ज्वल प्रकाश की एक चमक अचानक उसमें फैल गई। इसका क्या मतलब है? ये यू ने गंभीरता से आगे देखा। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। सर्वोच्च सौभाग्य, उत्तर की ओर सिर करें, एक महान अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ध्यान से देखने पर दूसरी बांस की पर्ची खुल गई। मध्यम सौभाग्य, बिना छोड़े फॉक्स माउंटेन में रहें, एक छोटा सा अवसर है। क्या कोई विकल्प भी है? एक बड़ा, एक छोटा, एक क्षण के लिए भी झिझकना परम सौभाग्य का अनादर होगा। स्वयं पर चिंतन, दुर्भाग्य से बचने की प्रतिभा हासिल करने के बाद ये यू को मिला ये पहला सर्वोच्च सौभाग्य है। वह संभवतः इसे कैसे छोड़ सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर ये यू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। दिशा की पुष्टि करने के बाद वह उत्तर की ओर चल पड़ा। जब उसका सामना किसी पहाड़ से होगा तो वह उससे टकरा जाएगा। जब उसका सामना समुद्र से होगा तो वह उसे विभाजित कर देगा। किसी भी स्थिति में वह जो भी देखेगा वह खोल देगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं एक चक्कर लगा लूं तुम्हारे सपनों में? आज यह महान अवसर है, मैं इसे लूंगा चाहे कुछ भी हो। जब ये यू ने 8वां पहाड़ तोड़ दिया, उसने तुरंत कुछ असामान्य देखा।
एक विशाल पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से खोखली हो गई थी। उसके सामने एक विशाल कंकाल पूरी तरह प्रकट हो गया था। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। अपने सामने विशाल कंकाल को देखते हुए येयू को एक अकथनीय दबाव महसूस हुआ, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं टिक सका और तुरंत गायब हो गया। उसने चारों ओर देखा। उन्होंने पाया कि इस पर्वत श्रृंखला के भीतर उसके सामने विशाल कंकाल के अलावा और कुछ नहीं था। तो वह दबाव कहाँ से आया? क्या यह इस कंकाल से हो सकता है? जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, येयू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने देखा कि यह कंकाल बिल्कुल साफ था, जेड जैसा। वह करीब आने से खुद को नहीं रोक सका, उस तक पहुंचने और उसे छूने की तैयारी। उस पल एक गर्म आवाज गूंजी, अपने पूर्वजों की उपस्थिति में तुम्हें श्रद्धा का हृदय धारण करना चाहिए। ये सुनकर येयू ने मुड़कर देखा। उसने देखा कि मानव शरीर और लोमड़ी के सिर वाला एक प्राणी रॉकेट की पोशाक पहने हुए किसी समय उसके बगल में दिखाई दिया था। येयू जल्दी से पीछे हट गया। सहज भाव से कह रहे हैं, एक राक्षस। लोमड़ी का मुंह थोड़ा हिल गया। स्पष्ट रूप से अप्रसन्न होकर उसने कहा, क्या तुम राक्षस नहीं हो? येयू ने पलक झपकाए। ये सही प्रतीत हुआ। इस जन्म में वह वास्तव में एक राक्षस था। इसके अलावा ये दक्षिणी बर्बर महाद्वीप था, जो मूल रूप से राक्षसों के लिए एक सभास्थल था। यह राक्षसों का सामना करना सामान्य बात थी। येयू के पहले इतना चौंकने का कारण केवल ये था कि यह लोमड़ी बहुत डरावनी लग रही थी। शांत होने के बाद येयू ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं वास्तव में एक राक्षस हूँ, मैं पहले बहुत घबराया हुआ था। लोमड़ी ने आँख भरी। धीरे से बोलना, मेरा नाम ज़ीशुई है। अब आप जो देख रहे हैं वो मेरा कंकाल है, और मैं दिव्य आत्मा का एक अंश मात्र हूँ। मैं यहाँ 30,000 वर्षों से जीवित हूँ। मैं केवल एक योग्य उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। आपकी वंशावली को केवल निष्क्रिय माना जा सकता है, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं आपके रक्त स्तर को एक पायदान बेहतर बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय लोमड़ी की दिव्य शक्ति को बहाल कर सकते हैं। ये भाषण भव्य एवं धर्मपूर्ण था। येयू ने तुरंत हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। हालांकि उसने ये कहा, फिर भी वह अपने दिल में हाय अलर्ट पर रहा। उसने चुपचाप अपने हाथ में एक रिट्रीव तावीज पकड़ लिया, किसी भी क्षण वापस लेने के लिए तैयार। आखिरकार इस खतरनाक खेती की दुनिया में कोई किस पर भरोसा कर सकता है? ज़ीशुई तुरंत उसके माथे पर काली रेखाओं से भर गया। फिर वो गरजा, क्या तुम गंभीर हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और तुम अभी दौड़ना चाहते हो। अगर मैं सचमुच कुछ करना चाहता, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, विशाल कंकाल अचानक तेज रोशनी के साथ फूट पड़ा। एक सफेद 9 पूंछ वाला स्वर्गीय लोमड़ी प्रेत प्रकट हुआ। इसका शरीर इतना बड़ा था कि इसने लगभग पूरी पर्वत श्रृंखला को भर दिया। ज़ीशुई ने जादू करने के लिए दोनों हाथ उठाए। 9-tailed हेवनली फॉक्स प्रेत के धारने के बाद ये तेजी से सिकुड़ गया। ये सार रक्त की एक बूंद में एकत्रित हो गया। बिजली की गति से ये येयू के शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही पल में येयू को अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी बाधा को तोड़ दिया, परिवर्तनकारी ईश्वर क्षेत्र में कदम रखा। उसके पीछे धीरे धीरे हिलती हुई 5 पूंछें दिखाई दी। इसके अलावा दृश्यता के अंदर और बाहर 4 प्रेत पूंछें भी टिमटिमा रही थीं। येयू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। सोचते हुए परम सौभाग्य से संकेतित यही अवसर होना चाहिए। ये सब पूरा करने के बाद ज़ीशुई का आंकड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनके चेहरे पर अब भी असंतुष्ट भाव है। वास्तव में स्वर्गीय लोमड़ियों के बीच जरा भी भरोसा नहीं है। वह मेरा सार रक्त था, जो 30,000 वर्षों से संरक्षित है। यह आपके रक्त वंश को लगातार बढ़ा सकता है, कई लाभ पहुंचा सकता है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं अन्य कुलों से मिले बिना इंतजार जारी रखने से नहीं डरता, मैं वास्तव में इसे आपको नहीं देना चाहूंगा। इसे भूल जाओ। अपने सतत स्वभाव के साथ आरोहण तक जीवित रहना कठिन नहीं होना चाहिए। जहां तक ये बात है कि आप स्वर्गलोक में चल सकते हैं या नहीं, यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। बच्चे, मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देता हूँ, स्वर्गीय क्षेत्र में दिव्य प्राणियों से सावधान रहें। यदि संभव हो तो उस मछली पकड़ने वाले कमीने को मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ज़ीशुई की आकृति पहले ही हवा के साथ बिखर चुकी थी। उसके सामने का विशाल कंकाल भी पाउडर में बदल गया, जमीन पर बिखरना। ये देखकर येयू ने गंभीरता से हाथ जोड़कर सलाम किया। इस बार उन्होंने थोड़ी अधिक ईमानदारी जोड़ी। कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ी लोमड़ी सचमुच काफी परेशान थी। जब उनकी दिव्य आत्मा नष्ट हो गई, तब भी वे कुछ बार शिकायत करना नहीं भूले। हालांकि ज़ीशुई की अंतिम चेतावनी ने येयू को संकट का एहसास करा दिया। उन्होंने पश्चिमी सीमांत महाद्वीप में मिले ताओवादी को याद किया। आरोही क्यों मरते हैं? क्या ये नियम केवल पश्चिमी सीमांत महाद्वीप में पाया जाता है, या ये दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में भी मौजूद है? दिव्य प्राणियों से सावधान रहना और उस मछली पकड़ने वाले बदमाश को मार गिराना, इसका क्या मतलब है? इन सवालों ने येयू को काफी हैरान कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो स्वर्गारोहण के लिए प्रयास करेगा या स्वर्गीय क्षेत्र में कदम रखेगा तो अंततः सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे। हालांकि पिछले अनुभवों से व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से आरोहण के लिए प्रयास करने और स्वर्गीय क्षेत्र में कदम रखने के बाद। 350 साल की उम्र में ज़ीशुई का सार रक्त प्राप्त करने के बाद से येयू की खेती लगातार बढ़ती गई। 100 वर्षों में उसने लगभग 2 प्रमुख लोगों को पार कर लिया था। न केवल वो हार्मोनाइजेशन क्षेत्र के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बचने की अपनी प्रतिभा की मदद से उन्होंने 2 खजाने भी प्राप्त किए। एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, ल्यूली रोब। दूसरा निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, थंडर ब्लेड। जैसे जैसे येयू की ताकत बढ़ती गई, झू जुआन उससे काफी संतुष्ट था। उसने येयू और यिनफी जिंग से अब और झगड़ा न करने का आग्रह किया। यदि उनके पास अतिरिक्त समय होता तो छोटी चाची उनके अभ्यास के लिए दोहरी साधना पद्धति तैयार कर सकती थी। जवाब में दोनों ने मना कर दिया। यिनफी जिंग अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह और येयू एक दूसरे के विरोधी थे, दाव पार्टनर के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं थे। चूंकि यही स्थिति थी, वे दोहरी साधना तकनीकों का अभ्यास कैसे कर सकते थे? और येयू अब यिनफी जिंग के साथ उलझना नहीं चाहता था, वरना एक बार वे सपने से जाग गए। अगर यिनफी जिंग ने अपनी यादें बरकरार रखी तो समझाना बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। इसलिए येयू ने निर्णायक रूप से बाहर निकलने का फैसला किया। उनकी प्रस्थान आकृति को देखना झू जुआनाहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बहस मत करो, बहस मत करो। देखो, तुमने अपने दाव पार्टनर को परेशान कर दिया है और उसे भगा दिया है ना? अब अपनी छोटी चाची की बात सुनो और उसे वापस लाओ। ये सुनकर यिनफी जिंग के माथे पर काली रेखाएं भर गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन येयू के साथ उसके रिश्ते के संबंध में वह इसे पहले ही कई बार समझा चुकी थी। फिर भी झू जुआन इस पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो।
इस बिंदु पर यिनफी जिंग वास्तव में समझाने के लिए बहुत थक गया था, तो वह सीधे चली गई। अपनी धन्य गुफा में लौटने के बाद यिनफी जिंग खेती शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल शांत नहीं हो सका। वह बेवजह उत्तेजित महसूस कर रही थी। इस स्थिति ने उसे बहुत अप्रसन्न कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच ये यू को अपने साथ रखने की आदी हो गई हो? दूसरी ओर जैसे ही ये यू यात्रा कर रहा था, वह चिंता पर्वत को भूलकर गुजर गया। पहले की यादें उसके दिमाग में तैरने लगी और वह तुरंत नीचे कूद गया। अध्याय 219 चिंता को भूल जाओ। माउंटेन आध्यात्मिक ऊर्जा और सुरम्य दृश्यों से समृद्ध है। यह साधारण रूप से अच्छी जगह है। ये यू ने मूल रूप से सोचा था कि अन्य महान राक्षस इसे अपना दावा करने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये हमेशा की तरह शांत रहा। अन्य महान राक्षसों का कोई निशान नहीं था। हम एक मिनट रुके। यह आभा इतनी परिचित क्यों लगती है? ये यू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह तेजी से मुड़ा और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां वह एक परिचित व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह कोई और नहीं बल्कि गन डुओ था, जिसे उसने 100 वर्षों में नहीं देखा था। हाँ, ये गन डुओ होना चाहिए। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। ये यू तुरंत चिल्लाया, महान राजा। यह आवाज सुनकर गैन डुओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया। ये यू को आते देख वो बहुत उत्साहित हो गई। तुरंत वो सबसे तेज गति से वापस भागी, सीधे ये यू की बाहों में छलांग लगाना। छोटी यू, आखिरकार मैंने तुम्हें फिर से पा लिया। इन शब्दों को सुनना, ये यू भ्रमित रह गया। ओह, मुझे लगता है कि वह मैं ही था जो तुम्हें ढूंढने आया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही है चाहे किसने किसे पाया हो। गले लगाने के बाद ये यू ये पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, आप यहाँ कैसे पहुंचे? आप कब वापस आए? गैन डुओ ये यू के आलिंगन से नीचे कूद पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं कल ही वापस आई हूँ। मैं शुरू में बाहर जाकर तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करूँ। इसलिए मैंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए फॉरगेट वरी माउंटेन आने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से मैं आज आपसे टकरा गया। आप मुझे बताएं, क्या ऐसे विचारों का मिलन नहीं माना जाता? इन शब्दों पर ये यू हंसे बिना नहीं रह सका। अगर इसकी गणना इस तरह की जानी है तो ये कहना कि ये दिमागों का मिलन है वास्तव में गलत नहीं है। फिर ये यू ने गैन जीजुई के बारे में पूछा। गैन डुओ ने कुछ भी पीछे नहीं रखा। उन्होंने संयुक्त कमल के संबंध में स्थिति बताई। ये यू को अपने दिल में एक जबरदस्त सदमा महसूस हुआ, एक दोहरी आत्मा इकाई। ये काफी रोमांचकारी है, गन डुओ ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इस बार उसने गैन जीजुई के साथ लंबे समय तक लड़ाई की थी, तभी वह अपनी बहन को अपने हृदय के सागर में बंद कर पाए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसे कम से कम कुछ 100 वर्षों तक इसे बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इस बिंदु पर गन डुओ अचानक रुक गए। उसने ये यू का चेहरा अपने हाथों में लिया और गंभीरता से कहा, पहले आप चाहते थे कि मैं आपका दाव साथी बनूं। उस समय मैंने आपको स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। अब मेरा उत्तर है, मैं इच्छुक हूँ। गन डुओ के दिल के समुद्र में गन जीजुई को वहां सील कर दिया गया था। उसके सामने सोने की जंजीरों से बनी एक जेल थी। हालांकि वो फिलहाल बच नहीं सकी, गैन जीजुई अभी भी गैन डुओ की इंद्रियों के माध्यम से बाहर की हर चीज को समझ सकता है। रुको, खुद को ये यू के करीब आते देखना। गैन जीजुई को अपने दिल में घबराहट की लहर महसूस हुई। वह जोर से चिल्लाए, गन डुओ, रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। भले ही गैन जीजुई तब तक चिल्लाती रही जब तक उसका गला बैठ न गया। गैन डुओ का रुकने का कोई इरादा नहीं था। इस दिन ये यू और गन डुओ ने एक साथ सुलेख का अभ्यास किया, शायद उनकी गलतफहमियों के समाधान के कारण। वह शाम गैन डुओ ने क्लेश क्षेत्र के शिखर को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। जिस बाधा ने उसे सैकड़ों वर्षों तक परेशान किया था वह इस प्रकार अनजाने में टूट गई। यदि यह सामान्य रूप से होता तो गन जीजुई बहुत खुश होते, लेकिन वर्तमान में वह केवल अपने हृदय के समुद्र में निराश होकर बैठ सकती थी। आश्चर्य से उसके सामने जंजीरों को घूर रहा है। काफी अन्याय महसूस हो रहा है। वाक्यांश एक दूसरे के लिए महसूस करी उसने वास्तव में पूरी तरह से अनुभव किया था। हालांकि गन जीजुई के विचारों के संबंध में गैन डुओ ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लिटिल यू के साथ रह सकती है। मुझे आपके विचारों की क्या परवाह। किसी भी स्थिति में इस बार गन डुओ ने पहले ही निर्णय ले लिया था। कम से कम वह गन जीजुई को 500 से अधिक वर्षों तक बंद रखेगी। 500 वर्षों के बाद क्या होगा? तब वे नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे। तो आप देखिए, राक्षस भी बदल सकते हैं। गैन डुओ का पहले से कमजोर स्वभाव ये यू के लिए उसकी लालसा के कारण धीरे धीरे मजबूत हो गया था। 370 साल की उम्र में ये यू सफलतापूर्वक क्लेश क्षेत्र में पहुंच गया। वह और गन डुओ 20 वर्षों से स्नेही थे। वे दिन रात एक दूसरे के साथ रहते थे और उनकी भावनाएं हमेशा उत्कृष्ट थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भले ही गन डुओ का खेती करने का कोई इरादा नहीं था, जो आना था वह आएगा। गन डुओ महसूस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाती थी, आकाश के ऊपर वहाँ हमेशा एक भयानक शक्ति एकत्रित होती रहती थी। इससे गैन डुओ काफी असहज हो गए। उसने ये यू को अपने आत्म संकट के बारे में बताया। उसे फिलहाल दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। जब स्वर्गीय क्लेश आए तो उसे फंसने न दें। ये यू ने गंभीरता से कहा, चाहे कुछ भी हो, अपनी खेती को दबाओ और जितना संभव हो स्वर्गीय क्लेश के आगमन में देरी करो। जब तक मैं थोड़ा मजबूत नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें। इस तरह यह अधिक सुरक्षित होगा। इन शब्दों को सुनने के बाद गैन डुओ काफी हैरान महसूस कर रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ये यू ऐसा क्यों कहेगा। यहाँ तक कि गैन जीजुई को भी अपने दिल के समुद्र में बहुत उत्सुकता महसूस हुई। उसने अपनी आंखें हल्की सी झुका ली। हालांकि वह अपने दिल के समुद्र में कैद हो चुकी थी। पिछले 20 वर्षों में गैन जीजुई भी दिन रात ये यू के साथ रहता था। वह इस आदमी से बहुत परिचित थी। ईमानदारी से कहूँ तो ये पहली बार था जब उसने ये यू को इतनी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखा था। स्वर्गीय क्लेश के आगमन में देरी क्यों? क्या ये यू कुछ जानता है? गैन डुओ ने धीरे से पूछा, लिटिल यू, इससे आपका क्या मतलब है? इस पर ये यू ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह निश्चित नहीं हो सका। दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में क्या उस ताओवादी के समान उपस्थिति थी? यदि नहीं तो यह अत्यधिक सतर्क प्रतीत होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह बेहद खतरनाक मामला होता। इस प्रकार सबसे अच्छा समाधान थोड़ा मजबूत बनना था। केवल ऐसा करने से ही वह और उसका प्रियजन इस खेती की दुनिया में सुरक्षित रूप से जीवित रह सकते हैं। 6 महीने बाद गैन डुओ अब अपने शरीर के भीतर की खेती को दबा नहीं सकती थी। स्वर्गीय क्लेश निर्धारित समय पर आ गया। अंतहीन हजारों मील तक फैले काले बादल, आसमान में अंधेरा छा गया और सुनहरी बिजली चमक उठी। ये दिनों के अंत जैसा लग रहा था। गैन डुओ ने ये यू को छोड़ने का आग्रह किया। एक बार जब स्वर्गीय क्लेश उतरेगा तो ये बेहद खतरनाक होगा। ये यू को क्लेश क्षेत्र के शुरुआती चरण में रहने दें।
यहाँ तक कि क्लेश क्षेत्र के अंतिम चरण में कृषकों को भी स्वर्गीय क्लेश के तहत निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। केवल वे लोग जो क्लेश क्षेत्र के चरम पर थे उनके पास अपने स्वयं के स्वर्गीय क्लेश का सामना करने पर जीवित रहने की बहुत कम संभावना थी। तब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये यूं चुप रहा, 100 फीट दूर खड़ा रहा। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और उसके चारों ओर अनेक संरचनाएं स्थापित की, सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए। क्षण भर बाद स्वर्गीय क्लेश उतर आया। इसके प्रभाव से काफी दूर से भी झटके महसूस हो सकते हैं। बपतिस्मा के एक दिन और रात के बाद गंडुओ अंततः क्लेश पर काबू पाने में सफल रहे। थका हुआ उसने ये यू की ओर मुस्कुराहट प्रकट की। उस पल विपत्ति के बादल छट गए। आसमान में बाढ़ ड्रैगन की छाया दिखाई दी। अध्याय 220। जिस क्षण बाढ़ ड्रैगन प्रकट हुआ, ये यू ने खुद को स्थिर करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने केवल अपना रुख थोड़ा समायोजित किया, लेकिन पहले ही लगभग 100 संरचनाओं को सक्रिय कर दिया था। वह किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार था। इस समय ये यू ने सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी की थी। भले ही इस बार ड्रैगन के पास पश्चिमी सीमांत महाद्वीप के ताओवादी से अधिक ताकत हो, वह अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होगा। इससे उसे गैंडुओ को लेने और इस जगह को छोड़ने का समय मिल जाएगा। वह इसे आखिरी सपने की तरह एक हताश विनिमय में नहीं बदलने देगा। जल्द ही बाढ़ ड्रैगन का रूप टिमटिमाया। यह एक भयावह अभिव्यक्ति वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। उसने गंडुओ को लालच भरी नजरों से देखा। उनकी आवाज भरराई हुई थी क्योंकि उन्होंने कहा, सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आप आखिरकार ऊपर आ गए। ये सुनकर गैंडुओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। अपने सामने वाले अधेड़ उम्र के आदमी से बहुत अपरिचित महसूस कर रही थी। ऐसा लगता है कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा की? गैंडुओ को अनिश्चितता महसूस हुई, तो उसने अपने हृदय से पूछा कि क्या गैंजीजुई ने इस आदमी को पहचाना है। बाद वाले ने उसे बहुत देर तक देखा और उसे उतना ही अपरिचित पाया। मैंने इस व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन सावधान रहें, उसकी शक्ति दुर्जय है। आप उसके समकक्ष नहीं है। सील तोड़ो और मुझे शरीर पर नियंत्रण दो, मैं उससे निपट लूंगा। ये सुनकर गंडुओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। दीदी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह धोखा देकर सील तोड़ सकती हो? मौका नहीं, मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। गंजीजुई हताशा से भर गया था। वो फिर गर्जी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, आप वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जवाब में गंडुओ ने आगे कुछ नहीं कहा। ये यू जो उनके बगल में खड़ा था ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ ली। कुछ गड़बड़ थी। इस बार ड्रैगन की ताकत पश्चिमी सीमांत महाद्वीप के उस ताओवादी की तुलना में कहीं भी नहीं थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से ऐसा लग रहा था कि यह आरोहण के मध्य चरण में ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो ताओवादी से भिन्न था? इसे सत्यापित करने के लिए ये यू ने रुखाई से पूछा, क्या आरोही मर जाते हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और गंडुओ दोनों ने भ्रम की अभिव्यक्ति दिखाई। वह कौन सा सिद्धांत है? आरोहण क्षेत्र अमर बनने का अंतिम चरण है, कोई क्यों मरेगा? उसके दिल के सागर में गैंजीजुई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह पुष्टि कर सकती है, ये यू निश्चित रूप से कुछ जानता था, अन्यथा उसने ये 4 शब्द यूं ही नहीं कहे होते। क्या आरोही मर जाते हैं? इसका मतलब क्या है? गैंजीजुई को अपने दिल में भारी संख्या में संदेह महसूस हुआ। वह सील तोड़ने और ये यू पर नियंत्रण पाने के लिए उत्सुक थी, उससे ठीक से पूछने के लिए कि वह क्या जानता था। हालांकि भले ही गंडुओ युद्ध में कुशल नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिल के समुद्र में एक लंबा समय बिताया था। उसकी दिव्य आत्मा गैंजीजुई की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। इस प्रकार उसके दिल के समुद्र में गंडुओ द्वारा स्थापित सील को गंजीजुई द्वारा नहीं तोड़ा जा सका। यही कारण है कि गंजीजुई ने पहले नियंत्रण के लिए गंडुओ से लड़ाई नहीं की थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मात्र क्लेश क्षेत्र के लिए यहाँ बोलने की कोई जगह नहीं है। चुप रहो, मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो, अन्यथा मैं पीछे नहीं हटूंगा। गंडुओ ये यू के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ा था। उसने अधेड़ उम्र के आदमी को ठंडी नजरों से देखा। हालांकि ये कथन न केवल उन्हें डराने में विफल रहा, बल्कि उन्हें हंसी दबाने में भी असमर्थ बना दिया। मुझ पर रोक मत लगाओ, वह कथन वास्तव में काफी मनोरंजक है। जहरीली औरत गंजीजुई, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दे। मेरा नाम फेंगुकाई है, मैं सांपों को निगलने में माहिर हूँ। यह अंतिम वाक्य सुनने पर गंडुओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सभी चीजों के सांपों को क्यों निगलें? ये बहुत ज्यादा है। फेंगुकाई झूठ नहीं बोल रहा था, वह सचमुच सांपों को निगलने में माहिर था। उसका असली रूप सांप का था। उसके फ्लड ड्रैगन बनने का कारण एक आकस्मिक अवसर था। किंवदंती है कि एक सांप 500 वर्षों के बाद एक सर्प में बदल जाता है, एक सांप अगले 500 वर्षों के बाद एक बार ड्रैगन बन जाता है, और एक बार ड्रैगन 500 वर्षों के बाद एक ड्रैगन बन जाता है। प्राचीन काल में ऐसे परिवर्तन होते थे, लेकिन सांप से ड्रैगन बनने के लिए विशिष्ट साधना तकनीकों और निरंतर क्लेश की आवश्यकता होती है। अब समय बीतने के कारण तकनीकें खो गई थी। सांप सिर्फ एक सांप है, एक सांप सिर्फ एक सांप है, और एक बार ड्रैगन सिर्फ एक बार ड्रैगन है। बहुत समय हो गया है जब किसी ने सांप को फ्लड ड्रैगन में बदलते हुए सुना है। हालांकि दाव का मार्ग विशाल है और हमेशा अपवाद होते हैं। हजारों साल पहले फेंगुकाई अभी भी गोल्डन कोर चरण में एक छोटा सांप था। संयोग से उन्होंने एक ड्रैगन परिवर्तन तकनीक प्राप्त की। उसे केवल अपनी तरह का लगातार निगलने की जरूरत थी, और वह एक सांप से एक सांप में, एक सांप से एक बार ड्रैगन में, और अंततः स्वर्गारोहण के लिए एक अजगर में बदल सकता है। वर्षों से फेंगुकाई ने अथक परिश्रम किया। वह अंततः एक सहस्राब्दी पहले एक बार ड्रैगन में बदल गया, लेकिन विकास की दर भी काफी धीमी हो गई थी। विभिन्न परीक्षणों के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निगले हुए सांप की खेती और प्रतिभा जितनी अधिक होगी, ये उसके विकास की दर के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। जहां तक औसत दर्जे की प्रतिभा वाले उन साधारण सर्प राक्षसों की बात है, चाहे उन्होंने कितने ही निगल लिए हों, वे पूरी तरह से बेकार थे। इस प्रकार कई 100 साल पहले फेंगुकाई ने गंजीजुई पर अपनी नजरें जमाई। कारण सरल था, पश्चिमी सीमा की जहरीली महिला की उपाधि बहुत प्रसिद्ध थी। ध्यान न देना कठिन था। फेंगुकाई भी काफी धैर्यवान थे, सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। गंजीजुई के सफलतापूर्वक स्वर्गारोहण के क्षेत्र में चढ़ने के बाद ही उसने अंततः अपना असली रंग दिखाया। तो उसकी नजर में गंजीजुई एक लंबे समय से प्रतीक्षित व्यंजन की तरह था। जब तक उसने उसे निगल लिया, शायद वह एक बड़ी छलांग लगा सकता है और सीधे ड्रैगन में बदल सकता है। उस समय वो शिकार खोजने के लिए इतना कठिन संघर्ष किए बिना चुपचाप अपने आरोहण का इंतजार कर सकता था। आखिरकार एक बार ड्रैगन के स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने और एक सच्चे ड्रैगन के स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, फेंगुकाई उतना ही अधिक उत्साहित हो गया और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। वह तुरंत गंजीजुई की ओर बढ़ा, नहीं, अधिक सटीक रूप से गंडुओ की ओर। वह इस बात से अनजान था कि उसके सामने वाला व्यक्ति गंडुओ था।
और प्रसिद्ध जहरीली महिला गन जीजुई नहीं। हालांकि अगर उसे पता भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंग वुकाई को इस बात की परवाह नहीं होगी कि शरीर को कौन नियंत्रित करता है। उसके लिए ये सब एक जैसा था। वे सभी एक महान पूरक थे। गेन डुओ के पास आरोहण क्षेत्र की खेती थी, लेकिन युद्ध का दयनीय अनुभव था। वह अपनी 70% शक्ति भी प्रकट करने में असमर्थ थी। फेंग वुकाई को तेजी से आते देखना उसकी सहज प्रतिक्रिया भय की थी। जैसे फेंग वुकाई गन डुओ से 3 मीटर से भी कम दूरी पर था। दर्जनों संरचनाएं जमीन से चमक उठी। उन्होंने फेंग वुकाई के अंगों को जगह जगह बंद कर दिया। उसके बाद ये यू ने अपना हाथ उठाया। गेन डुओ की आकृति तेजी से 100 फीट से अधिक पीछे हट गई। जब उसने खुद को स्थिर किया, गेन डुओ अभी भी कुछ हद तक हिल गया था। ये स्पष्ट था कि यह सब ये यू द्वारा किया गया था। उसका इरादा ये यू को पकड़कर एक साथ भागने का था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ ये यू पहले ही फेंग वुकाई के साथ युद्ध में शामिल हो चुका था।